नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 24 से 30 मार्च तक के होंगे। सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे उनके घर जाकर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार इस साल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें 2 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक हैं चौधरी चरण सिंह और दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। वहीं 3 अन्य लोग भी हैं, जिसमें एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। तो इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। 4 को राष्ट्रपति भवन में दिया गया था, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को उनके घर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जाकर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत बेरोजगार रिपोर्ट 2024 के तहत भारत में बेरोजगारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 83%। 83% का मतलब है कि भारत में जितना भी यूथ है उसका 83% भारत में बेरोजगार है, रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसमें बहुत सारी खामियां देखी गई हैं कि रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भारत के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें स्किलनेस की उसमें कमी है। अर्थात उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी कमियां भी पूरी नहीं कर पाने में वो सक्षम नहीं है, जैसे कि उन्हें सही से ईमेल आईडी पर अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना नहीं आता है, और बहुत सारी छोटी छोटी स्किल उनको नहीं आती है, जिस कारण उनमें एक बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा पैदा हुई है। आइए इस एक्सप्लेनेशन को नीचे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप छाप लीजिए माइंड में। एसएससी हो गया, आरओ और एआरओ, इस एग्जाम के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ एआरओ एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा प्रकाशित की गई है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप जानते ही होंगे, और मानव विकास संस्थान जो भारत की एक संस्था है, इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया था। वहीं बात करें तो मानव विकास संस्था की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के द्वारा की गई थी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपको बताना है आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये दुनिया का सबसे बड़ा और पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के डिजाइन में है, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। तो इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान में। ये मंदिर ओम के आकृति में बना हुआ है, और यह राजस्थान में बनाया गया है। देखिए, राजस्थान के पाली जिले के जादव गांव में बना यह मंदिर बहुत विशाल है और बहुमंजिला है, यानी कि 3-4 मंजिला इसमें इमारत बनी हुई है। ये लगभग 250 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव से संबंधित लगभग 1008 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों को भी स्थापित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिसर्च द्वारा जारी 2024 की ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत का कौन सा सिटी बीजिंग को पछाड़ते हुए एशिया का नया अरबपति केंद्र बन गया है? भाई मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बन चुकी है एशिया की नंबर 1 अरबपति केंद्र। और अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भाई भारत में कितने अरबपति हैं और चीन में बीजिंग में कितने अरबपति हैं। देखिए, ये रिपोर्ट बताती है कि देखो भाई, बीजिंग में 91 अरबपति हैं, जबकि मुंबई में अब हो चुके हैं 92 अरबपति। तो इस हिसाब से कि मुंबई में अरबपति की संख्या ज्यादा है, इसलिए अब एशिया का जो अरबपति सेंटर है वो बन चुका है मुंबई। लेकिन भारत में अगर टोटल अरबपति की बात करें तो 271 हैं, जबकि चीन में कुल अरबपति की बात करें तो 814 अरबपति हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर अब एशिया का जो बिलियनियर सेंटर है वो बन चुका है मुंबई, ना कि बीजिंग। ये याद रखेंगे, ये बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण प्लांट ने कार्य शुरू किया है? गुजरात में। देखिए, तांबा विनिर्माण प्लांट, इसको ऐसे याद रखना है आपको, तांबा सिंगल साइट विनिर्माण प्लांट। सिंगल साइट विनिर्माण प्लांट यानी कि इसकी अपनी एक ही यूनिट है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लांट है कॉपर को बनाने के लिए। अब ये प्लांट किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, आइए इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जरूर देखेंगे भाई। देखिए, ये प्लांट गुजरात के मुंद्रा में स्थित है, जिसे गौतम अडानी ग्रुप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है,
जबकि भारत में सबसे ज्यादा तांबे का भंडार अर्थात रिजर्व वाला राज्य राजस्थान है। जीके के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तांबा तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सर्वप्रथम धातु है, यानी कि पहली धातु है तांबा। और जिस काल में तांबे को प्रयोग किया गया था उस काल का नाम पड़ा ताम्र पाषाण काल। क्या नाम पड़ा था इसका? ताम्र पाषाण काल। तो तांबा धातु सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई थी जिस काल में, उसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। यहां तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भी पहली धातु तांबा ही थी। तांबा का जो मुख्य उत्पादन होता है विशेषकर देखा जाए तो राजस्थान की खेतड़ी की खान से। खेतड़ी की खान उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयकर विभाग ने किस बैंक पर 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भाई इतना बड़ा जुर्माना, और वो भी आरबीआई ने नहीं, आयकर विभाग ने। इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। बैंक के किसी भी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लीजिए। 100% ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि सामान्यतः आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगाती है, लेकिन इस बार जो जुर्माना लगाया बैंक ऑफ इंडिया पर, बैंक ऑफ इंडिया भी एक सरकारी संस्था है, और इस पर आयकर विभाग ने वो भी 564 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ी रकम होती है, इसको पेनाल्टी के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। देखिए वही बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में मुंबई में हुई थी। इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में रजनीश कर्नाटक हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अरेबियन देश मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा? भाई ये क्वेश्चन आया बहुत इंपोर्टेंट। देखिए इस साल 2024 में जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन होगा, और पहली बार कोई अरेबियन कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरब, कौन है? सऊदी अरब, इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब ऐसा कंट्री जहां पर पूरी तरीके से इस्लामिक कानून लागू है, और जानते हैं इस्लामिक कंट्री में वुमेन को कितना मतलब फ्रीडम नहीं मिलती है, उनको ज्यादातर फ्रीडम से वंचित रखा जाता है। अब लेकिन सऊदी अरब भी मिस यूनिवर्स में अपने यहाँ की विश्व सुंदरियों को, सॉरी अपने यहाँ की सुंदरियों को पार्टिसिपेट करने देगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं जरा भाई, कौन है वो जो पार्टिसिपेट करने जाएंगे इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। तो इस साल 2024 की जो प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है वो होगा मैक्सिको में। भाई लोकेशन याद रखिएगा। और यहाँ पहली बार सऊदी अरब की 27 वर्षीय सुंदरी रूमी अलका हतानी पार्टिसिपेट करेंगे। भी रूमी अलका हतानी को याद रखना, ये सऊदी अरब से बिलोंग करती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में तो आपने खूब न्यूज में सुना होगा, और काफी भारत के बारे में अमेरिका के लोगों ने सोशल मीडिया पर भला बुरा करके इसका प्रचार भी किया था। चलिए लेकिन राष्ट्रपति ने एक अच्छा भारत के हित में कमेंट किया था जो बाइडेन ने, और भारत की मतलब एक जो छवि खराब करना चाह रहे थे अमेरिकन सिटीजन, वो आराम से बच गई। चलिए इस क्वेश्चन को जरूर समझ लेते हैं भाई। देखिए हाल ही में किस देश में भारतीय क्रू मेंबर द्वारा संचालित एक जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज टूट गया था? हाल ही में किस देश में? तो ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज आप देख रहे होंगे, ये टूट गया है इस शिप के टकराने से। और ये नदी है कहाँ की? अमेरिका की। तो अमेरिका शहर में, ये अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है बाल्टीमोरे शहर, याद रखना है आपको। बाल्टीमोरे शहर में से ये नदी पास होती है। इस नदी का नाम है पटाप्स्को नदी। अब ये पटास्को नदी जो है इस पर बना हुआ ये ब्रिज था। और ये जो जहाज है ना, ये जहाज जा रहा था अमेरिका से श्रीलंका के लिए, और इसमें लगभग 6 भारतीय क्रू मेंबर थे और 2 लोकल थे अमेरिका के जो इसको कंडक्ट कर रहे थे। कुल मिलाकर 8 लोग थे। और ये शिप अचानक टकरा जाती है इससे, ये शिप पूरा का पूरा डैमेज होकर गिर जाता है, इस पे आग भी लग जाती है, और लगभग 6 लोग लापता भी हो जाते हैं, जिसमें से 2 को बचा लिया जाता है और 4 मृत घोषित कर दिए जाते हैं। अच्छा इस जहाज का नाम आपको याद रखना भी, जहाज का नाम है डॉली। डॉली नाम का ये कंटेनर शिप था, ठीक है ना। चलिए भाई अगला याद रखना है। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसका इंपोर्टेंट है ना, वो ये याद रखना है कि आपको कंट्री पता होना चाहिए, अमेरिका में था, ठीक है। रिवर वगैरह कमी पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? भाई दिस इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सी विजिल ऐप, एक ऐप है सी विजिल ऐप, ठीक है ना। इस ऐप को याद रखेंगे, अंग्रेजी अल्फाबेट भी इसके याद रखना है आपको। सी विजिल ऐप की अल्फाबेटिंग किस तरीके से है। देखिए बात करें तो आपको पता ही आचार संहिता लग चुकी है। भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इस दौरान बहुत सारी खामियां हो सकती हैं लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। उन सब की शिकायत के लिए, उन सब की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे ऐप लॉन्च किए गए थे। लगभग अब तक 18
ऐप लॉन्च कर चुका है चुनाव आयोग, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप देख लीजिएगा। जैसे एक ऐप था नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट एक ऐसा ऐप था जिसके माध्यम से आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसा रिकॉर्ड है, कैसा चरित्र है उसका, ये सब आप नो योर कैंडिडेट ऐप से समझ सकते हैं। सी विजिल ऐप जो है वो ये है कि जैसे जो पोलिंग बूथ होता है उस पर कोई बूथ कैप्चरिंग हो रही है या कोई फाइट वगैरह हो गई, झगड़ा वगैरह हो गया, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं सी विजिल ऐप के माध्यम से। सक्षम ऐप जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो 80 साल से ऊपर के वृद्ध लोग हैं और जो विकलांग लोग हैं, जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको घर बैठे ही वोट डालने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए एक ऐप बनाया है चुनाव आयोग ने, सक्षम ऐप। तो ये 3 इंपोर्टेंट ऐप हैं, तीनों की अपनी अलग अलग कैटेगरी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तिबू द्वीप भारत और किस देश के बीच विवादित है। श्रीलंका के बीच। देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तमिलनाडु में एक रैली हुई थी, और ये सभी जानते हैं कि इस कच्चा तिबू द्वीप का मामला उठाने का एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। बहरहाल पॉलिटिकल रीजन तो है ही है, लेकिन हकीकत भी है इसके साथ में, क्योंकि भाई 285 एकड़ भूमि में फैला ये आइलैंड हमारा था, आजादी के बाद ये हमारे कब्जे में था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1974 में एक सिंपैथी दिखाते हुए ये किसको हैंड ओवर कर दिया, श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए, और आज ये वर्तमान में श्रीलंका गवर्नमेंट के पास है। अब आप समझिए उस समय कितना भूमि क्षेत्र हमारा जो है, हमारे ही राजनीतिक नेताओं ने, किसी ने चाइना के लिए छोड़ दिया, किसी ने पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया। ये आइलैंड जो है, हम बात करें तो श्रीलंका को दे दिया, ऐसे कोको आइलैंड है जो म्यांमार को सौंप दिया है। कितना इस तरीके से हमारे लैंड को बेवजह अदर कंट्री के लिए सौंप दिया गया था, जो कि गलत था। अब इसी मामले को तमिलनाडु में एक रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उठाया गया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी आपको याद रखना है कि श्रीलंका और, अच्छा, मैं एक मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरीके से, और ये रहा बच्चों श्रीलंका, ठीक है ना। और जो कच्चा तिबू द्वीप है ना, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ये है कच्चा तिबू द्वीप, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप, कच्चा तिबू द्वीप, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई, फिक्की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया है, तो ये है जयश्री दास वर्मा। अब जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की महिला बोर्ड की चेयरमैन। देखना, एक फिक्की बोर्ड है जो पुरुष लोगों का है, एक फिक्की बोर्ड है जो महिलाओं का है। तो फिक्की महिला संगठन का जो चेयरमैन बनी है वो बनी है जयश्री दास वर्मा। अब जयश्री दास वर्मा को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट लाइन भी देख लेते हैं। देखिए, फिक्की एक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक उद्योग मंडल है। इसकी स्थापना गांधी जी की एडवाइस पर वर्ष 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। यहां हम ये भी याद रखेंगे कि भाई फिक्की महिला बोर्ड की चेयरमैन जयश्री दास वर्मा तो हो गई, लेकिन पुरुष कौन है, तो वर्तमान में फिक्की बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनीश शाह। अनीश शाह जो कि 2023 में बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रख लेना भाई। चलो, बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। देखो, 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई पर आधारित फिल्म का क्या नाम है। ये भारत की पहली एआई फिल्म है जिसका नाम है आयरा। हिंदी में इसको आयरा बोलेंगे, बहरहाल आप अल्फाबेट तरीके से ही पढ़ सकते हो, IRAH, आयरा। अब ये फिल्म जो है, ये भारत की पहली फिल्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाई गई है भाई। इस फिल्म को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सैम भट्टाचार्य जी भाई, सैम भट्टाचार्य जी। नाम याद रखना है आपको डायरेक्टर का, डायरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैम भट्टाचार्य जी का अभी एक्चुअल में क्या था, 5 अप्रैल को था बर्थडे। इनके बर्थडे से एक दिन पहले 4 अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी हो, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है, भविष्य के बारे में बताया गया है, एआई कैसे खतरा पैदा कर सकता है दुनिया के लिए और हमारे लिए, ठीक है ना, कैसे सावधान रहें, किस तरीके से इससे निपटना है, क्या इसके सामने चुनौतियां होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाया गया, आप जरूर देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रांड फाइनेंस 2024 के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन बन गई है भाई, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम
LIC बन गई है दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड बीमा कंपनी। अब हम बात करते हैं भाई LIC के बारे में, तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि अगर LIC के बारे में देखा जाए तो भैया कितना, मतलब इसके पास रुपया है जो कि ये दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बन गई है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि भाई LIC जो अब तक पॉलिसीज के थ्रू मनी कलेक्ट कर चुका है उसमें 816 अरब डॉलर, सॉरी डॉलर में नहीं कहेंगे, 816 अरब रुपए की साख के साथ में ये दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बना है। कोई नॉर्मल नहीं होता 816 अरब रुपए, ये दुनिया की किसी भी LIC कंपनी के पास इतना रुपया नहीं है, ठीक है ना। तो LIC के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं एक आपसे फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूं भाई, आपको बताना है कि LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ईयर आपको बताना है, LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एवेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। भाई एवेल पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल टैलाग्रैंड के लिए। मिशेल टैलाग्रैंड जो है वो फ्रांस कंट्री के हैं भाई। देखिए अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो गणित का नोबेल जो कहा जाता है वो एवेल पुरस्कार को ही कहा जाता है, क्योंकि गणित के क्षेत्र में मिलने वाला ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसे 2024 में किसने जीता है, मिशेल टैलाग्रैंड ने। अब मिशेल टैलाग्रैंड किस कंट्री के, फ्रांस के हैं, ठीक है ना, याद रखना है। अब बात आती है कि भाई ये अवार्ड देता कौन है, तो इस अवार्ड को दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, हर साल दिया जाता है। ओके, तो इस साल आपको मिशेल टैलाग्रैंड का नाम याद रखना एवेल पुरस्कार के लिए। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एसएससी में बना था और इस बार भी ये एसएससी CGL हो या CHSL हो, किसी न किसी एग्जाम में 100% बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने किस भारतीय प्रोफेसर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पता है बैंक में बहुत आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत पूछे आते हैं। तो भाई किस प्रोफेसर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया, क्षुद्र ग्रह को जानते हैं, एस्ट्रॉइड। ओके, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति बेंगलोर के रहने वाले, कहां के बच्चों, बेंगलोर के रहने वाले हैं, और इनके नाम पर रखा गया है एक एस्ट्रॉइड का नाम, ठीक है ना। अब मजेदार बात यह आती है कि भाई ये हैं भारत के और इस क्षुद्र ग्रह को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोजा, फिर इनके नाम पर क्यों रखा, आइए नीचे डिटेल में समझते हैं इस बात के लिए। देखो ये जो एस्ट्रॉइड है इसकी खोज अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी। पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एम डब्ल्यू बुई के द्वारा ही इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी, ठीक है ना। उस समय इस क्षुद्र ग्रह का नाम था 215884, केवल इतना नाम था। लेकिन अब क्या किया है, इस क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर कर दिया 215884 जयंत मूर्ति, भाई ये पूरा नाम कर दिया इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना। जयंत चौधरी बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, और ये भारतीय खगोल संस्था में कार्यरत थे, ठीक है ना। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं इस संस्था के, और 2021 में ये इस ऑर्गेनाइजेशन से इनका टेन्योर पूरा हो गया, सेवानिवृत्त होकर, मतलब ये अपना इससे अलग हो चुके हैं। तो अब इनको एक सम्मान दिया गया है इस क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर इनके नाम पर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भाई क्वेश्चन 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एसएससी एग्जाम के लिए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। देखिए आपको पता है इस साल 2024 का ओलंपिक होना है, हर 4 साल बाद होता है। 2020 वाला 2021 में हुआ था टोक्यो में, अब 4 साल बाद पेरिस में हो रहा है। तो जो इंडियन टीम जाएगी उसको उसको फ्लैग बियर कौन करेगा, तो इसके लिए फ्लैग बियर के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कौन, शरथ कमल। अब शरथ कमल किस खेल से संबंधित है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है शरथ कमल, और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल के खेलों में अब तक ये 13 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 13 गोल्ड मेडल इनके नाम है, आप समझिए बहुत बहुत शानदार खिलाड़ी हैं ये टेबल टेनिस के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाल ही में किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष दोनों ही में खिताब जीता है। भाई महिला खो खो और पुरुष खो खो दोनों में ही किस राज्य की टीम ने खिताब जीता है इस साल का, महाराष्ट्र ने भाई खो खो चैंपियनशिप महिला
और खो खो चैंपियनशिप पुरुष दोनों का ही अवार्ड जीत गया है। किसको हराया, आइए देखते हैं भाई। देखिए 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया था वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था, और इस दौरान महाराष्ट्र की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही भारतीय रेलवे टीम को हरा दिया और अपने नाम ये अवार्ड किया जीतकर। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे भाई, महाराष्ट्र खो खो चैंपियनशिप बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली किस स्टेट में बसंत त्योहार के रूप में सिग्मा उत्सव मनाया गया है? सिग्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया भाई, जिसे एक बसंत फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया है? गोवा में। तो गोवा में हर साल मनाया जाता है ये, और ये बसंत का जो समय होता है ना, खास तौर से मार्च अप्रैल वाला, इसी दौरान इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। कौन लोग मनाते हैं? गोवा में आदिवासी जो कृषक हैं, कृषक मतलब फार्मर्स, जो आदिवासी फार्मर्स हैं उन्हीं की कम्युनिटी द्वारा इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विशेषकर धान की फसल की समृद्धि के लिए, क्योंकि इन दिनों में कुछ एरिया में धान लगना शुरू हो जाता है, तो धान अच्छी फसल हो इसके लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और गेहूं की फसल कटने वाली होती है, तो सुनहरी फसल के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, गोवा स्टेट याद रखेंगे, सिग्मो फेस्टिवल। आइए क्वेश्चन नंबर 19 भाई। क्वेश्चन नंबर 90 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आरओ और एआरओ के लिए। ऐसे क्वेश्चन आरओ एआरओ हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है ना, और बैंक पीओ लेवल, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में। तो दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ है पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट। ओके, और ब्रुसेल्स को याद रखना है आपके लिए, ये बेल्जियम की कैपिटल है, यहीं पर हुआ है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। भारत भी इसमें शामिल हुआ है। अब समझ लेते हैं भाई इस सम्मेलन के बारे में। देखो ये जो सम्मेलन हुआ है ना, इसका आयोजन एक एजेंसी ने कराया है, और उस एजेंसी का नाम है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना। अब इस एजेंसी की स्थापना किसने की है भाई? संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन से इसको 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और वर्तमान में इस एजेंसी के जो मेंबर हैं, कंट्री मेंबर हैं, उनकी संख्या 178 है। इन 178 में इंडिया भी शामिल है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो समिट हुआ था इसमें भारत सहित 30 देशों ने भाग लिया था, ये भी पता होना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भी क्वेश्चन 20 को देखते हैं। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड को खतरे से संरक्षित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ कौन है? वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई हैं ये भारत के वर्तमान में, और 3 साल तक ये सीजेआई रहने वाले हैं, 2022 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है ना, आपको याद रखना है 2025 तक। तो डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये पक्षी है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उन सभी लूप होल्स पर सर्च करेगी कि इसकी वजह से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है, क्यों इसको संकट में बेवजह लोगों के द्वारा डाल दिया गया है, और क्या लोगों की मतलब इस पर कह सकते हैं इसके विलुप्त होने का कारण है। तो आइए इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के थार मरुस्थल और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। इसे संकटापन्न के चलते आईयूसीएन ने रेड लिस्ट में, अर्थात खतरनाक मिटने वाली प्रजातियों में इसे शामिल कर दिया था। अब इसके संकटापन्न का जो प्रमुख कारण बताया गया वो है कि यहाँ की हाई वोल्टेज बिजली लाइन, लोगों के द्वारा खेतों में दिए जाने वाली कीटनाशक दवाइयां, और लोगों के द्वारा किए जाने वाला शिकार, इन 3 मेजर रीजन के कारण ग्रेट इंडिया बस्टर्ड भारत से खत्म होने की स्थिति पर है। ओके, तो ये थी इंपोर्टेंट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के बारे में जानकारी। स्टूडेंट, मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील सर जीएस वर्ल्ड। टेलीग्राम सुनील सर जीएस वर्ल्ड, स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी वीकली करंट अफेयर आपको सारे मिल जाएंगे फ्री में, कोई इसका पैसा वैसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।